नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एडीओ की न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो 935 है। इसी के संबंध में केजीएस के द्वारा जो एडीओ का फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी एईडीओ केजीएस के द्वारा टेस्ट नंबर 8 आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है, किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? किस अधिनियम के द्वारा कहा गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1793 का चार्टर अधिनियम? तो इसका राइट आंसर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा 1784 में पारित पिट्स इंडिया एक्ट की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारतीय संविधान का सचिव निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? भारतीय संविधान का सचिव जो है वो निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है वो HVR अयंगर को भारतीय संविधान का सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम MN रॉय द्वारा वर्ष 1934 में रखा गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से सर्वप्रथम 1935 में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। और संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस सभा की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर वेनेगर नरसिंह राव को सचिव HBR अयंगर को नियुक्त किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित यह कथन जो है वो निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन जो है वह निम्नलिखित में से किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फजल अली आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? फजल अली आयोग से। तो एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्य नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के तहत प्रदत्त मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? कौन सा मूल अधिकार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनुच्छेद 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का वर्णन भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 200 क में है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक तत्व को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नहीं जोड़ा गया है? कौन से नीति निर्देशक तत्व को नहीं जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अनुच्छेद 44। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला,
सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। इस समिति ने संविधान में कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर नियोजित है। कुछ मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है तो कुछ विदेशी एवं नागरिकों दोनों के लिए है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसे दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू राष्ट्रीय आपातकाल को किस अवधि के भीतर संसदीय अनुमोदन अनिवार्य है? संसदीय अनुमोदन अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1 माह के भीतर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जाता है? संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो किसी भी सदन में प्रारंभ किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था? उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कृष्ण कांत थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितनी अवधि के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 6 माह के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, वह नीति आयोग एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। दूसरा जो है वो प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते जो है वो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा जो है वो प्रधानमंत्री के त्याग पत्र से संपूर्ण मंत्री परिषद जो है वो विघटित हो जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला और तीसरा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण जो है वो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राष्ट्रपति करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का रिक्त पद होने पर सदन की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राष्ट्रपति द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो स्थगन के उपरांत सदन में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्य नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। राज्य है और लोकसभा की 6 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है। महाराष्ट्र की बात करें तो 48 सीट है और राजस्थान की बात करें तो 25 सीट है और कर्नाटक की 28 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किन समितियों की सदस्य संख्या समान है? इनमें से कौन सी समिति की सदस्य संख्या जो है वो समान है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उद्यम समिति की सदस्य संख्या जो है वो समान है। दोनों में 22 सदस्य होते हैं जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो संसद को प्राप्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया गया था? कॉलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1993 में अपनाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अनुच्छेद 155। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राज्य विधान परिषद की संरचना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनुच्छेद 171 में किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्तमान में विधान परिषद जो है वो अस्तित्व में नहीं है? कौन से राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो तमिलनाडु में नहीं है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में बोल रहा है विधानसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है, रोक के रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 4 माह तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो न्यूनतम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मिजोरम में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किस विषय पर आमंत्रित की जा सकती है। तो ऑप्शन पहला जो है वो साधारण विधेयक, दूसरा जो है वो वित्त विधेयक, तीसरा जो है वो धन विधेयक, चौथा जो है वो संविधान संशोधन विधेयक। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए पहला और दूसरा, इसका मतलब साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा को भारत में जनहित याचिका की मां के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये कथन जो है वो सही नहीं है। सर्वप्रथम 1969 में सर्वप्रथम 1979 में हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। यह याचिका पुष्पा कपिला हिंगो रानी द्वारा दाखिल की गई थी। इन्हें ही भारत में जनहित याचिका की मां जो है वो के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन है। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सुषमा स्वराज या नंदनी सत्यपथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुचेता कृपलानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार जो है वो किसे प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह किन उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारें को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। कौन सा देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अनुच्छेद 40 देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली के अध्ययन हेतु अशोक मेहता समिति का गठन जो है वो कब किया गया था। तो अशोक मेहता समिति का गठन जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1977 में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब और कहां शुरू की गई थी। कब और कहां शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत में कुल कितने प्रकार के शहरी शासन स्थानीय शासन है। कितने प्रकार के कुल शहरी स्थानीय शासन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 8। भारत में कुल 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है, जिनके नाम जो है वो नगर पालिका परिषद, दूसरा जो है वो नगर निगम है, तीसरा जो है वो अधिसूचित क्षेत्र समिति है, चौथा जो है वो शहरी क्षेत्र समिति है, पांचवा जो है वो छावनी बोर्ड है, छठा जो है वो टाउनशिप है, सातवां जो है वो पतन न्यास है और आठवां जो है वो विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 74वां संविधान संशोधन।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त 62 वर्ष की आयु तक पद जो है वो धारण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, सत्य नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। संघ राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सत्य नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है वित्त आयोग के संबंध में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार जो है वो बाध्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदवा अवधि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3 वर्ष होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? कैग का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो महान्यायवादी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक आयोग निकाय जो है वो नहीं है? कौन एक संवैधानिक आयोग निकाय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नीति आयोग जो है वो संवैधानिक आयोग निकाय नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यह एक संवैधानिक निकाय है। ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। संविधित निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। परिसीमन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह एक वैधानिक आयोग है, संवैधानिक निकाय नहीं। इसके आदेशों को केवल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके आदेशों में लोकसभा या राज्य विधानसभा द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है? किस भाषा को किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तमिल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। लोकपाल जो है वो कार्मिक मंत्रालय और वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो है वो वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग जो है वो कानून एवं न्याय मंत्रालय संबंधित मंत्रालय है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है वो किस प्रकार का है? भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है वो किस प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ह्रास समान लागत विधि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जो है वो जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। गरीबी हटाओ नारा भारत की विकास रणनीति का केंद्रीय उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 तक सरकार का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जो है वो क्या रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो GDP का 4.4% रखा गया है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है वो IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो है वो PC महालनोबिस को जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नियमन एवं नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किनके बीच संबंधों को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी PM किसान योजना का एक मुख्य विशेषता है? कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो है भुगतान वितरण के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, जो है वो 1975 में स्थापित किए गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान सामाजिक न्याय के साथ विकास पर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो है 9वां पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत में किस समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण टारगेटिंग की सिफारिश की थी? किस समिति ने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, जो है वो उर्जित पटेल समिति ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI द्वारा डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य समिति का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, जो है वो भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार IPR नीति रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारत की राजकोषीय नीति में फिक्सल ड्रैग की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त रूप में दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो है वो नीतियों में कोई बदलाव किए बिना महंगाई के कारण कर राजस्व का स्वतः बढ़ जाना, जिससे वास्तविक आय में कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी, जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत के भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो चालू खाता में वस्तुओं सेवाओं एक तरफा स्थानांतरण का व्यापार शामिल होता है। दूसरा जो है वो पूंजी खाता में अधिशेष चालू खाते के घाटे की भरपाई कर सकता है। तीसरा जो है वो त्रुटियों और चूकों को शामिल किए जाने के कारण लेखांकन की दृष्टि से भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो है वो एक ऐसा आर्थिक तंत्र जहां व्यवसायों की सफलता सरकार के अधिकारियों से नजदीकी संबंधों के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी, जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्य रूप से भारत में कर सुधारों से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो है वो तारापोड़ समिति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नवीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जो है वो बिहार में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है वो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में, बैंक नोट प्रेस देवास में, और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो हैदराबाद में, और सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो नर्मदापुरम में। ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी नई अटल
टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है। कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 50,000 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बिहार बजट 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 0% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बिहार राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2019 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो है वो स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय कृषि में अधिशेष श्रम के कारण मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है? किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मुंगेर में स्थापित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 6% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। द प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एम विश्वेश्वरैया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बिहार सरकार की कौन सी पहल छात्रों को इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पहल परियोजना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारत में एकीकृत पेंशन योजना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिश पर शुरू की गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। बिहार सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया पोर्टल का नाम जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिहार आइडिया फेस्टिवल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। बिहार बजट 2025-26 में किन स्थानों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की गई है? किन स्थानों पर की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुल्तानगंज और रक्सौल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 का राज्य बजट जो है वो कब पेश किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 3 मार्च 2025 को पेश किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य पूर्ण प्रणाली का रख रखाव निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अधिकतम बिजली खपत के मामले में बिहार के किन तीन जो है वो शीर्ष जिले जो है वो कौन से है? तो पटना, गया और मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान पर विचार करना है। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो 21.5, द्वितीय जो है वो 19.9 और तृतीय जो है वो 58.6। तो ये जो है वो प्राथमिक जो होगा 19.9 होगा और द्वितीय जो होगा 21.5 होगा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा बजटीय घाटे का सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? कौन सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। जब किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति दोनों में समान निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि होती है तो बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो वो स्थिर रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे बड़ा दाल उत्पादक जिला है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पटना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का क्या नाम रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो SSI मंत्र।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में किस राज्य ने अपनी गंभीर भूमिगत जल संकट की समस्या को हल करने के लिए एआई सक्षम वाटर एटलस जो है वो लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हरियाणा ने लॉन्च किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला पहला भारतीय राज्य जो बना है वो कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मिजोरम बना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वो बन गया? कौन पहला भारतीय राज्य बना है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उत्तराखंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारत के प्रथम पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम जो रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रुमनी 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप जल निकाय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत हाल ही में पहला 24x7 अनाज एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? अनाज एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भुवनेश्वर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा दिया जल सलाई के लेखक जो है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कैलाश सत्यार्थी हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने केजीएस के द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट लिया जा रहा है उसी का टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।